अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ तरामीम के मसले पर तात्तुल ने 26वीं आइनी तरमीमी बिल के मुस्तक़बिल को मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है, जिससे ये मामला मज़ीद इल्तिवा में जाता दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाना एक चैलेंज बना हुआ था कि अब हुकूमत इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए हैं और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जल्दबाजी से बचते हुए गैर हकीकी डेडलाइंस मुकर्रर ना करे। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 8 जिसका ताल्लुक फौजी अदालतों से और आर्टिकल 51 जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक है में मुजव्वज़ा तब्दीलियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को जल्दबाजी से बचने की तलकीन की और कहा कि पीपीपी अदालती इस्लाहात की हिमायत करती है, लेकिन फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों पर उजलत में फैसले कबूल नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब हुकूमत ने आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की तो उन्हें यह बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हिमायत करेंगे। हमें बाद में मालूम हुआ कि वो कायल नहीं थे। उन्होंने वजाहत की कि सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें पीटीआई को अलॉट करने का फैसला किया। इस फैसले ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने के एतमाद को ठेस पहुंचाई जो पैकेज की मंजूरी के लिए दरकार है। वो पैकेज पास करने की जल्दी में नहीं है, बल्कि तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तेफाक़ राय पैदा करने को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौलाना फजल और सरदार अख्तर मैंगल की रजामंदी के बगैर पैकेज को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इंकिशाफ किया कि आईनी पैकेज के 3 अलग अलग मुसव्वदे तैयार किए जा रहे हैं, एक हुकूमत का, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तीसरा JUI का। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन वो मौजूदा जजेस में वाहिद हैं जिन्होंने जुरतमंदाना और तारीखी फैसले दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा, यह फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा चीफ जस्टिस ओहदे पर है, लेकिन हम एक और इफ्तिखार चौधरी जैसे रवैये को नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल आईनी अदालत के क़याम की तो हिमायत कर रहे हैं, मगर अब वो हुकूमती मुसव्वदे पर एतराज़ भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बारे में खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल के मुमकिना चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से इस तरह की राय भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ JUI के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि वो आईनी अदालत के क़याम की बजाय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच बनाने की हिमायत कर रहे हैं। यूं PPP और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद क्या हुकूमत के लिए अपने आईनी मुसव्वदे के हक़ में हिमायत हासिल करना मुश्किल तर होता जा रहा है? हुकूमत के लिए पहले ही नंबर पूरा करना इशू बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हुकूमत अगर आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में कामयाब हो भी जाए, मगर क्या पीपल्स पार्टी और JUI के मुतालबात मानकर उसका आईनी पैकेज मतलूबा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मौलाना के बाद बिलावल के भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतराज़ात, पहले ही नंबर गेम पूरी नहीं। बिलावल और मौलाना के मुतालबात, क्या हुकूमत के हकीकी मकासद पूरे हो पाएंगे? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में ये जो एतराज़ात आ रहे हैं और मुसव्वदे की भी तलाश जारी है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होने वाला काम कुछ मौलाना की तरफ से भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कभी एक राय कभी दूसरी राय। आपको लगता है कि जिस ख्वाहिश के साथ काम शुरू हुआ था, क्या वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? देखिए, पहली तो बात मुसव्वदों की समझ नहीं आ रही। किसी मुसव्वदे को ये खुद ओन नहीं कर रहे। जो हम तक के मुसव्वदे पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो गुफ्तगू के मुसव्वदे हैं, वो प्रॉपर आईनी मुसव्वदे नहीं हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे मुसव्वदे नहीं हैं, ये वर्किंग मुसव्वदे नहीं हैं बल्कि एक मुजव्वज़ा एक राय है, तो फिर इतराज़ किस बात पे ये लोग कर रहे हैं? जहाँ तक ज़रूरत पूरी करने की बात है, उनकी बुनियादी जो ज़रूरत है वो आईनी अदालत है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो इसके चैम्पियन हैं, वो तो इस पूरी तरमीम को चैम्पियन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वकला की तरफ से जो मुखालफत आ रही है उसको काउंटर करने के लिए वो पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, बार कौंसिल से खिताब कर रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के दूसरे अरकान से भी मिल रहे हैं। वो तो रास्ता हमवार कर रहे हैं। अगर वो खुद क्लियर नहीं है कि पैकेज क्या है, तो वो किस चीज़ पर राय साजी कर रहे हैं?
تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس، حکومت کے پاس اور حکومت کو سپورٹ کرنے والی جماعتوں کے پاس ایک ایسا مسودہ ہوتا جس کو لوگوں کو بھی وہ پیش کرتے رائے کے لیے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی پیش کرتے، اس کے بعد جو رائے آتی اس کی ایک جو ہے نئی شیپ وہ بناتے۔ تو اس میں تو کافی کنفیوژن حکومت کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو بلاول صاحب کی تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی سنجیدہ اس پر مخالفت ہو سکتی ہے، کیونکہ معاملہ لیٹ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے وہ حکومت کو فیس سیونگ بھی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں۔ پھر وہ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ تجاویز کی مخالفت کر رہے ہیں جنہیں آسانی سے میرا خیال ہے حکومت ڈراپ کر سکتی ہے۔ جو اصل فوکس ہے ان کا، اس پر جو اعتراض جے یو آئی کی طرف سے آ رہا ہے، میرے خیال ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے۔ آپ نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بات کی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ جے یو آئی کا کانسٹیٹیوشنل برین ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں مولانا کو، اور مولانا کا کہ جو مشیر ہے بنیادی ان ترمیموں پر وہی ہے، اور ان کا کہنا، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میری رائے جو میں نے مولانا کو بتائی ہے، جو اس وقت مولانا کی بھی رائے ہے اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی ایک ٹھوس لاجک۔ اچھا زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رائے دی گئی، سجیشن دیا گیا جے یو آئی کو جو گزشتہ ملاقاتیں رہیں کہ آپ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ پہ کام کریں، تو مطلب اتفاقی رائے کی جو قیام کی کوشش، تو جے یو آئی نے اس بات کو وہاں سے لے کے اس پہ مزید کام کیا۔ ابھی بھی مسودہ جو ابھی کی خبر ہے کہ جے یو آئی کا مولانا صاحب نے واپس اپنی آئینی ٹیم کو بھیجا ہے کہ اس کو مزید دیکھیں، کچھ نوک پلک سنوارنے کو کہا ہے، اور ایک اہم ملاقات بھی رہی۔ اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے اور ادھر مولانا مزید مسودے پر کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق رائے بن جائے گا نیا قسم کا جس پہ حکومت کو ایگری ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، کامران مرتضیٰ صاحب کا جو انٹرویو میں نے سنا ہے اس میں تو وہ اپنے بہاف پہ مکمل اونرشپ لے کے یہ کہہ رہے تھے کہ سال میں صرف 200 کیسز ہوتے ہیں، آئینی ترمیم آئینی کیسز ہوتے ہیں، اور ایک پوری آئینی عدالت بنانا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ میں بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس بینچ کے لیے قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو انتظامی طور پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جے یو آئی سے جو بات باہر آ رہی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ مولانا جب خود بولیں گے تو فائنل بات ہمیں ملے گی۔ اب اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں حکومت تو آپ کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس کی تمام تیاری مکمل ہے۔ اب آج کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سینیٹرز اور ایم این ایز کو روک دیا ہے، جو باہر جانے والے تھے انہیں باہر جانے سے روک دیا ہے، جو باہر چلے گئے ان کو واپس بلا لیا کہ آ جاؤ، بس فوری طور پر یہ کام ہونے والا ہے۔ اب بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بہت سی باتیں اب فائنلائز کر لی گئی ہیں۔ اب کیا کیا گیا ہے، کیا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ سارا پروسیس اتنا سیکریسی میں ہو رہا ہے، اتنا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزوں پہ ہم سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ مولانا کتنا مانے کتنا نہیں مانے، ہمارے تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آئینی عدالت تک بھی ابھی متفق نہیں ہوئے۔ پھر جو ووٹ کم ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بظاہر 5 ووٹ ایم این ایز کے کم ہیں، 7 ووٹ سینٹ کے کم ہیں، اگر مولانا مان جائیں تو بھی ٹھیک، اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا گیا اس پر بھی ہم کلیئر نہیں ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پر مکمل طور پر تلی ہوئی ہے، وہ مکمل طور پر اس پر لگی ہوئی ہے۔ لیکن پھر میں اپنی رائے دوں گا کہ ہمیں اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا چاہیے جس میں سب اکٹھے بیٹھ کر پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ریفارم کی ضرورتیں ہیں ایک نیا ریفارم کا ایجنڈا بنائیں، نیا سی او ڈی کی طرف جائیں۔ افتخار صاحب، جے یو آئی کا مسودہ آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے علیحدہ سے، کیا ان حالات میں جب اتفاق رائے اور کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا ہے یہ بہتر آئینی قانونی راستہ ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے زیغم کی کہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم گفتگو سن رہے ہیں، ملاقاتیں سن رہے ہیں، ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں، اور آئینی بینچ اور آئینی عدالت کی ڈیبیٹ ہے۔ یہ ایک بینچ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے عدالت نہیں۔ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے باتوں کے حد تک میں کہہ رہا ہوں، میں بھی میرے پاس بھی کوئی اندر کی خبر نہیں، لیکن وکالت بھرپور کی بلاول بھٹو نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے، بارز تک گئے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے،
اور میں بھی ذاتی طور پہ بطور ایک شہری کے، ایک ووٹر کے یقین رکھتا ہوں کہ وفاق میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ وفاق کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ الجھاؤ کا شکار ہوں گے، اور اس الجھاؤ کے جو شکار ہونے والے معاملات کو پھر صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ریزالو کر سکتی ہے، عام کورٹ سے ریزالو نہیں کر سکتی، کیونکہ عام کورٹ کے اندر جو بیٹھے ججز ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے، ان کا جو واسطہ ہوتا ہے، وہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس صوبے سے ہے، تو ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، تو میں اس لیے آئینی عدالت کے حق میں ہوں۔ اب یہ لفظ آپ کا بڑا خوبصورت ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ یور ڈرافٹنگ، دیکھیں نا آپ بھی کتنی پیاری ڈرافٹنگ کر کے لے کے آتی ہیں۔ کیا حکومت کے حقیقی مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ کیا خوبصورت لفظ ہے، کیا بات، حقیقی مقاصد کا۔ یہ ہے وہ کھیل لفظوں کی جو آئین میں بہت اہمیت اختیار کرتی ہے، اسی لیے جو یہ مسودے ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ آپ کے نزدیک حقیقی مقاصد آپ کے نزدیک اور ہیں، میرے نزدیک اور ہیں، زیغم کے نزدیک اور ہیں، شہزاد صاحب کے نزدیک اور ہو جائیں گے، اور پھر حقیقی مقاصد کا تعین کرنے کے لیے پہلے تعین کرنا پڑے گا مقاصد، اور پھر تعین کرنا پڑے گا حقیقی۔ تو یہ ہے وہ بحث جو چل رہی ہے ان مسودوں کے افتخار صاحب، پتہ ہے بحث کیوں بنتی ہے؟ ابھی اوپر زیغم صاحب نے بولا سیکریسی، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک آئین سازی کرنا چاہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس، ملٹری کورٹس، مخصوص نشستیں، سارے معاملات آغاز میں جو چیزیں سرفس پہ آئیں، جو پتہ چلیں گفتگو میں، خود وزراء کی جانب سے، خود حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، کہ ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے، اس قسم کا ڈرافٹ ہے، اجلاس ہونے کو تھا، نمبرز اکٹھے کیے جا رہے تھے، وہ تو نمبرز نہیں اکٹھے ہو پائے، کون جانے کہ اس دن وہ ڈرافٹ منظور ہو جاتا اگر نمبر مکمل ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ نمبر کا جو کہانی آپ کرتے ہو نا، یہ کہانی ہے، یہ حکومت کے پاس نمبر ہے، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ۔ دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں ترمیم تبھی ہوتی ہے جب ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی، کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے، لیکن روزانہ یہ بات کرنے سے آپ حقیقی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس گروہ کے لیے جو گروہ پاکستان کے اندر نمبروں کے لیے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ اوپن کر کے ڈیبیٹ کر دی ہے نا، آپ نے اتنی اوپن کر دی، آپ سے زیادہ اوپن کون کر سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بحث ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بینچ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ جی بالکل، بات ہوئی اور متعلقہ لوگوں سے جو ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو باقی رہ کیا گیا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پس پردہ بتاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سامنے نہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے تو بتا دیا سارا، ٹھیک ہو گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ شہزاد صاحب، مولانا صاحب کے پاس اپنا مسودہ ہے، بلاول صاحب کے پاس اپنا مسودہ ہے، حکومت کا اپنا مسودہ ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو اپنے مجوزہ آئینی پیکج میں مزید ترمیم کرنا پڑ سکتی ہے، مطلب جو چاہ رہے تھے اس سے بڑھ کر بہت کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ یہ 1 پیج پر نازا حکومت، کیا سمجھوتوں پر مبنی آئینی ترمیم قبول کر لی جائے گی؟ دیکھیے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ 26ویں ترمیم کو جب کھولیں گے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ بہت سارے لوگ اتفاق کر جائیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ اتفاق نہیں کریں گے، ان کو تبدیل کرنا پڑے گا یا ان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو یہ تو بنیادی اصول ہے کنسنسس کا نا، جب آپ کنسنسس کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آگے چلا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں، آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا مقاصد پورے ہو پائیں گے حکومت کے، اصلی مقاصد یا حقیقی مقاصد جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مقاصد ہیں کیا؟ یہ ہمارے پاس ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ تفصیلات چھن کے آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا جو ریسنٹ یا کل کی جو رپورٹس ہیں جس کے مطابق اس نے کہیں بیٹھ کے انہوں نے کمنٹ کیا، اس نے 2 چیزوں پہ کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا ملٹری کورٹس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں اس کے بارے میں بھی ہم ساتھ نہیں ہیں حکومت کے۔ اب یہ 2 ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر بالکل پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں، یعنی مخصوص نشستوں والا بھی معاملہ اور دوسرا ملٹری کورٹس والا بھی۔ ملٹری کورٹس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، وہ غالباً جب بھی کوئی آئینی بینچ بنے گا، آئینی عدالت بنے گی، تو وہاں پہ جب جائے گا ریویو کے لیے تو پھر اس کو دوبارہ ریویو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 چیزوں کا جب انڈیکیشن آئی تو یہ پتہ لگ گیا کہ اچھا ان چیزوں پہ ذکر تھا۔ تیسری بات، مولانا نے آرٹیکل 8 کے اندر
वो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया, बल्कि ये भी जिक्र हुआ कि इन्होंने जिक्र किया कि आर्टिकल 8 और आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों के बारे में और आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के बारे में तकरीबन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बहस है वो किन चीज़ों पे जारी है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर जो खुशी का बायस है वो ये है कि किस तरीके से जो आईनी अदालत और आईनी बेंच का जो मामला है ये डिबेट में आया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अब इसको टेक ओवर कर लिया है। मैं तो ज़ाती तौर पे पहले दिन से कह रहा हूँ कि आईनी बेंच जो है उसको ज़रूर तश्कील देना चाहिए, 5 जजेस पे होना चाहिए, सीनियर मोस्ट जजेस पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुलिया ना बिगाड़े, क्योंकि ये हमारा वो सतून है जिसकी बुनियाद पे जमहूरियत और रियासत कायम है। किसी सतून को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, और इस कोशिश में कि अच्छा हम इसके एक और सतून नीचे रखेंगे, नहीं, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जो सतून है ये बुनियाद ही, रियासत की बुनियाद ही वो सतून है और जमहूरियत की बुनियाद ही वो सतून है। देखिए, एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जब बाहर निकले डिबेट करने के लिए, उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा आईनी अदालतों के मामलात को, इन चीज़ों को, 26वीं तरमीम को, तो उनको लोगों के सवालात के जवाब देने पड़े। जब सवालात के जवाब देने पड़े तो उनको खुला ये अक़दा खुला कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। वो एक बार को, जो कि उनके अपने पॉलिटिकल विंग का जो बार था, उसको एड्रेस करने के कोयटा में, और वहाँ पर किसी एक वहाँ के जो उनके इंचार्ज थे, उन्होंने किस तरीके से उसके ऊपर बहस की, जो तकरीर आई वो सोशल मीडिया पे शेयर हुई, और उन्होंने ज़ाती तौर पर बड़ा क्लियर अंदाज में ये बयान किया कि जो आप करने जा रहे हैं अदालतों के साथ ये मुनासिब नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी चीज़ को रात के अंधेरे में छुप के करने की कोशिश करते हैं, उजलत में करने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पे कहा जाता है ना, हमारे यहाँ बच्चों को कहते हैं, बेटा तेजी का काम शैतान का, तेजी ना किया करो, ये शैतानी काम होता है। इस पे वक्त दें, सोचने का टाइम दें, लोगों के अंदर बहस का टाइम दें। और मुझे खुशी ये है कि कम से कम हमारे इस फोरम के ऊपर इस पे बहुत ज्यादा खुल के बहस हुई है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं पे कोई आवाज़ हमारी भी गई हो, इस प्रोग्राम की भी गई हो, और जिस तरीके से हमने इसके ऊपर बहस की है, मेरा ख्याल है वो एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बहस रही है। देखिए आगे चल के इसके ऊपर और किस तरह आखिरी शक्ल क्या निकलती है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जो हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है, बहुत ये जमहूरियत को स्ट्रेंथ देगा और जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करेगा। इसमें JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो का जो रोल है। शहजाद साहब, इफ्तिखार साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। शहजाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये डिबेट चूँकि हर तरफ से हो रही है और बहुत सारे नुक्ते जो छुपे हुए थे वो आया हो गए हैं। आप एक बात कह रहे हैं आईनी बेंच की, और आपकी तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस दे लिए जाए। मेरा ये सवाल है कि क्या वो 5 जजेस मुख्तलिफ सूबों से नहीं होने चाहिए? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस को चूज करते हैं और वो 19वीं तरमीम को ख़त्म करके जब आप जजेस को लेके आएंगे उस अरेंजमेंट के नीचे, जिसमें कि पार्लियामेंट भी उसकी हिस्सेदार है, जुडिशरी भी हिस्सेदार है, और वो फिर चूज करते हैं, और जिस तरह को अभी 19वीं तरमीम के थ्रू करते हैं उस तरह नहीं होगा, बल्कि उसको वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो मुझे यूं लगता है कि हकदार को उसका हक मिलेगा, कोई अपने जज भरेगा नहीं, कोर्ट पैकिंग नहीं होगी, और जब ये चीजें होंगी तो आपका कोर्ट उस क्रेडिबिलिटी पे आ जाएगा जहां पे आपको कभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसका तल्लक किससे है। जिस तरीके से मुझे आपको या किसी और को या जैगम साहब को नहीं देखना पड़ता कि इनका किस सूबे से या किस जगह से या किस शहर से तल्लक है। हम तो एक पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे जजेस तो बहुत सुपीरियर हैं, मुझे उन पे यकीनन एतमाद रहेगा। दुरुस्त हो गया। इसमें ऐड कर दूं, मेरी भी सीनियर आईनी कानूनी माहिर से बल्कि पार्लियामेंटेरियन से बात हुई जो काम भी कर रहे हैं ड्राफ्ट पे। उनका ये कहना है कि ये बाद में आराम से तय हो जाएगा, आप तमाम सूबों से जजेस को ले सकते हैं, और उसके बाद जब ये बेंच बना दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस, यानी कि इसके SOPs बाद में भी तय किए जा सकते हैं। आज जो मुलाकात रही बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की, वहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने अपना जो खबर आ गई है कि आईनी मुसव्वदा भी पेश किया तरमीम को लेके, JUI की जो तजावीज़ हैं वो भी डिस्कस की गई, और दोनों ने ये तय कर लिया कि मुश्तरका ड्राफ्ट जो होगा इन दोनों जमातों का उसको पार्लियामान में पेश किया जाएगा। हमाद गजनवी साहब बड़ी कोशिशों के बाद अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि वो हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मदद से कानून साजी बड़े आराम से करती रही। यहाँ 1 पेज पर फ़ख्र करने वाले शहबाज शरीफ साहब फ़िलहाल बड़ी मुश्किल में लगते हैं। मौलाना बिलावल को राज़ी करने का एक मामला है। शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर हैं या मौलाना और बिलावल साहब ज़्यादा जमहूरी हो गए हैं? ये जो सेम पेज इस वक्त हम देखते हैं ना,
یہ اس طرح کا سیم پیج نہیں ہے. یہ ذرا اور طرح کی چیز ہے. آپ دیکھیے نا, حکومت میں شامل ہی نہیں ہے مولانا, تو اپوزیشن میں ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی ایک خاص حد تک ہی آئینی عہدے لے کر اس سارے سیٹ اپ میں شامل ہوئی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا یہ اس طرح کی سیم پیج حکومت نہیں ہو رہی. اب ہم نے بات کی, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ دیکھیے مشاورت کتنی اچھی چیز ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں خفیہ سا رکھ کر اس طرح بڑھ رہے تھے آپ آئینی ترمیم کروانے کے لیے, اب جب باتیں کھلی ہیں تو بہت سی رائے سامنے آ رہی ہے جو بڑی مناسب لگ رہی ہے, اور اس کو فائن ٹیون اگر یہ اس طرح ہو رہی ہے اور پروننگ ہو رہی ہے اس کی, تو بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ یہ جو جھاڑ جھنکار ہے یہ چھٹ جائے گا اور ہمیں جو آئینی ترمیم ملے گی وہ وہی ہوگی جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے, یعنی 2/3 اکثریت کو جو چیز پاس کرنی چاہیے اس سے ہم خوش ہو جائیں شاید. اچھا جی, بلاول صاحب کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا نا کہ عجلت میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے جو ان کی کل کی گفتگو تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عجلت اختیار کی گئی ماضی میں, یعنی جب پہلی دفعہ پیش کیا نا تو جو امبیرسمنٹ ہوئی حکومت کو, تو اس کی ناکامی کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عجلت میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی مجھے یہ تاثر تھا کہ مولانا از آن بورڈ, لیکن جب وہ فائنل مومنٹس آئے تو پتہ لگا کہ مولانا تو خود بھی اندھیرے میں ہیں, انہیں ٹھیک طرح معلوم ہی نہیں تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس طریقہ کار پہ بھی اعتراض کر رہے تھے, اور جو اصحاب اس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ ان پر بھی اعتراض کر رہے تھے کہ ان کی ہینڈلنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تب تک انہوں نے کانٹینٹ پہ نہیں کیا, مگر اب وہ اس کے کانٹینٹ پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. جی, یعنی وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ یہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ, وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو آدمی اس کو لیڈ کر رہا تھا, جو لوگ لیڈ کر رہے تھے وہ سیاسی لوگ نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آگے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم عجلت سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا عجلت نہیں کرنی چاہیے. ایک خاص طرح کی عجلت تو بہرحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا, یہ مسودے ایکسچینج ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ ایک ٹائم فریم تو ان کے ذہن میں بہرحال ہے, چاہے وہ اس کا اس طرح اقرار کریں یا نہ کریں. اچھا جی, پولیٹیکل لینڈسکیپ جس طرح بٹا ہوا ہے نا, اور اس میں پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے آئینی ترمیم نہ کریں آپ, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اور لیگل فرٹرنیٹی کا بھی ایک پارٹ کہہ رہا ہے, یہ بھی درست بات ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں, یہ بڑی طرفہ صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کا کوئی آدمی اس کو اسپیئر ہیڈ اس طرح نہیں کر رہا. یہ کام اکلوتے بلاول بھٹو صاحب کے ذمے ہے, جس طرح انہوں نے بتایا بھی زیغم صاحب نے کہ وہ سب پھر رہے ہیں پاکستان میں, لیگل کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں اور متعلقہ لوگوں سے بات کر رائے عامہ کو تیار کر رہے ہیں. تو وہ اکلوتے اس کے یعنی اس سطح پر اکلوتے وکیل ہیں, اور بڑے مؤثر وکیل ہیں. انہوں نے جو ان کا نقطہ نظر ہے بڑی وضاحت سے انہوں نے بیان کر دیا. ان کی اپنی سی وی بھی مضبوط ہو رہی ہے, یعنی اس سے ان کا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو انٹرنیشنلی تو یعنی ان کو سمجھ ہے ہی باتوں کی, وہ انٹرنلی اگر ان کے ذمے کوئی کام لگ رہا ہے تو وہ اس کو خوش اسلوبی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب ہم جو اگلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم آئینی جو عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں بس آخری فکرہ, یہ دوست درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں ہی چیزیں جو ہیں ان سے ممکنہ حل نکل سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے آئینی عدالت کے حق میں بھی اگر فیصلہ ہو تو ہمیں کوئی اتنی اس میں بڑی خرابی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہو گیا, یہ دیکھنا پڑے گا فیصلہ کہاں تک پہنچتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک گے تو بات کریں گے سعودی عرب کے ساتھ $2 ارب کے معاہدے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہم کتنا تیار ہیں سنبھالنے کو, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح سمیت 135 سعودی سرمایہ کاروں پر مشتمل وفد بدھ کو اسلام آباد پہنچا. پاکستان اور سعودی عرب میں $2.2 ارب کے 28 معاہدے ہوں گے. سعودی وفد کی آمد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے کا آغاز کر رہی ہے, جو کہ قریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری ہے. سعودی عرب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی وفد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے پہلے آنے کو ترجیح دی. یہ اس عمل کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے جس کا آغاز موجودہ حکومت نے کیا. شہباز شریف اپریل میں بھی سعودی عرب گئے تاکہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کریں. IMF سے پیکج حاصل کرنے کے سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی سفارتکاری کا عمل بھی چلتا رہا.
क्योंकि सऊदी अरब को स्टेट बैंक के साथ अपना डिपॉजिट रोल ओवर करना पड़ा। ये दौरा इसलिए खास तौर पर अहम है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली का इशारा देता है। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी माली इमदाद का वसूल कुनिंदा होता था। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना और भरोसामंद रहे। मुश्किलात में भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी अरब अब भी पाकिस्तान को पैसे देगा, लेकिन अब उसके ताजिर मुनाफा कमाएंगे। ये दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खुशहाली का बायस बनेगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी तामीराती मार्केट बनने के लिए तैयार है। इसकी मजमूई तामीराती पैदावार की कीमत 2028 के आखिर तक 181.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान सऊदीया मईशत की इन बदलती हरकियात से भी फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अव्वल, इसे यकीनी बनाना चाहिए कि सरमायाकारों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं। दूसरा, पाकिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि सरमायाकारी बिल आखिर बरामदात की तरफ लेकर जाए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, सऊदी अरब के साथ 2 अरब डॉलर्स के मुआहदे, अब की बार इमदाद नहीं सरमायाकारी। सरमायाकारी के लिए मखसूस हालात, सहूलियात, पॉलिसीज का तसलसल और सियासी इस्तेहकाम। पाकिस्तान मौके से फायदा उठा पाएगा? शहजाद साहब। आयशा, ये पहला वक्त नहीं है जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है। ये तकरीबन पिछले कोई 2-2.5-3 साल के अंदर आप समझिए तो 2 या 3 वक्त इस तरह के आ चुके हैं और अच्छे खासे साइज में आते हैं। हमेशा कोई ना कोई वादा लेके आते हैं, हमेशा प्रॉमिस होती है। क्या वजह है कि हम MOUs को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो साइन की जाती है, हम प्रोजेक्ट्स की शक्ल में या किसी और प्रोग्राम की शक्ल में तश्कील नहीं दे पाते। पाकिस्तान की हुकूमत को अगर ये मुनासिब मौका मिल रहा है तो ये फैसला करना होगा कि हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, उसको उस लेवल पे लेके जाना है जहां पर फिजिबिलिटी स्टडीज और बाकी चीजें सारी की सारी जो शामिल होती हैं। ये याद रखें कि 4 अरब डॉलर आज भी सऊदी अरब के उन्होंने हम पे कर्ज है हमारे ऊपर सऊदी अरब का। तो वो ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, ये बल्कि खुशाइंद है अलबत्ता कि जो 2 अरब डॉलर हमारे ऊपर खर्च लेके आए हैं उससे हमारे कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की शायद पैदा हो सकती हैं अगर पाकिस्तान सेंसिबली उसको हैंडल करेगा। चौथी बात, हमें ये नहीं करना कि हमने फैमिली सिल्वर बेचना है ताकि हमारे हाथ में उसके बदले डॉलर आ जाए। इससे हमारी मईशत कभी फायदा नहीं ले सकती, बल्कि हमारे यहाँ एक बहुत क्विक तरीका ये होता है कि फैमिली सिल्वर को बेचो। जिसमें मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे और कोई ऐसी चीज़ों की कि आप ही हमसे ले लें, इसके बदले में हमें डॉलर दे दें, हम डॉलर लेके रख छोड़ेंगे अपने उसके अंदर बजट के अंदर या अपने उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, रिजर्व्स के अंदर, तो वो उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। 2 चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि सऊदी अरब का ये या बाकी दोस्त ममालिक से जो मदद आएगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे 2 चीज़ें क्रिएट कर सके। एक ग्रोथ यानी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे कहते हैं, जिसे कि शरह नमू होती है, वो उसमें उससे फिर फायदा क्या होता है कि रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को या जो हमारे प्लानर्स हैं उनको ये चाहिए कि जब इनके साथ बैठें तो ऐसी जगहों पे उनसे इन्वेस्ट करवाएं जहां पर के जाहिर है कि उनका भी एडवांटेज होगा, उनको भी फायदा मिलेगा और ग्रोथ के मौके और रोजगार के मौके जरूर पैदा हो। तो फिर हम समझेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचा। हमाद साहब, बदलती दुनिया की बदलती हरकियात हैं, चीज़ें बदल रही हैं। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए, बरादर दोस्त मुल्क अब इमदाद की बजाय सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं और सरमायाकारी में पाकिस्तान ने जो माहौल फराहम करना है, आप क्या समझते हैं उसमें किस किस्म की क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? हमने एक SIFC के बैनर से फैसिलिटेशन के लिए काम तो शुरू किया है। जी, मैं जो हमारे फ़ौज के हेड हैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमें रेड टेप को रेड कारपेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है ये मरकज़ी बात है। अच्छा, इसको अप्रिशिएट भी किया उनके जानिब से। ये मरकज़ी बात है कि हमारा जिस तरह तरीक़ाकार है, हमने बहुत दफ़ा सुना है कि 1 विंडो ऑपरेशन शुरू हो गए और ये हो गया, लेकिन हमें खुसूसी तौर पर इस मामले को बहुत किड ग्लव हैंडलिंग जिसे कहते हैं उस तरह करना पड़ेगा, एहतियात से इसको तोड़ लगाना पड़ेगा और जो बुनियादी उसके लिए ज़रूरियात हैं वो हम सब जानते हैं। अच्छा जी, सऊदी अरब ने जो हमें मुआहदों की तादाद सुन रहे हैं और $2 बिलियन सुन रहे हैं, $5 बिलियन, ये भी उन्होंने वजाहत की कि जो पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ तय हुआ था वो कुछ और मामला था, यानी वो अपनी जगह पर बरकरार है और जो पेट्रोल की फैसिलिटी वो हमें देते हैं सो देते हैं। सऊदी अरब का मतलब क्या है? अब सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट आने का मतलब ये नहीं है कि फ़कत सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब OIC का हेड है और मतलब उसकी वो ताकतवर वहाँ पर वो है और उसके ज़ेर असर बहुत से इस्लामी ममालिक हैं।
यानी जब सऊदी अरब कहता है कि यस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब की जा सकती है, यहाँ पर ये माहौल पैदा हो गया, तो उसका मतलब होता है कि आपको और भी बहुत से ये जो अमीर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक बिलखुसूस, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद बांधी जा सकती है। अच्छा, जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, यानी जो रिपोर्टर्स इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ और कुछ अरसे से करते रहे हैं पहले भी, वो एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं सऊदीज़ जो हैं उनका रवैया ये है कि वो मुखलिसाना तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत किया जाए और मुआशी तौर पर इन्हें अपने कदमों पर खड़ा होने में मदद की जाए। ये बात दूसरे कुछ ममालिक के साथ जब ये लोग शामिल होते हैं, हमारे वज़रा और दूसरे अहदेदार, तो वो बताते हैं कि ऐसी कैफियत हमें नज़र नहीं आती। दूसरे इस्लामी ममालिक भी उसमें शामिल है, नाम क्या लेने, लेकिन बहरहाल वो हमें बताते हैं। सऊदी अरब के हवाले से वो खुशगवार बात बताते हैं, अंदर के लोग भी जो इन नेगोशिएशंस में शामिल होते हैं। वो क्या कहते हैं, हर चंद हो मुशाहिदा हक़ी गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर, यानी इसकी पॉलिटिकल एक डायमेंशन है इस सारी बात की। ये जो हुकूमत के सियासी बयानिए को इससे जो तवानाई मिल रही है, हुकूमत इससे बहुत खुश है। माशी तौर पर जी जी, उसकी एक साइड है ना कि हम देखिए किस तरह इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं, आपको इशारे आ रहे हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, आपके IMF से मुआहदे हो रहे हैं और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। फील गुड जो फील है वो आती है। यानी आखिरी फिक्रा ये है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जो इस वक्त है वो इंतशार का एक सिंबल है और एक इस्तेहकाम का सिंबल है। ये उनका बयानिया है। यानी आखिरी फिक्रा फिर कि आवाम और रोशन मुस्तकबिल के दरमियान डट के खड़ा है कप्तान, ये उनका बयानिया। एक ब्रेक लेते हैं, बेगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, मौक़े तो आते हैं, क्या फ़ायदा उठाया जा सकेगा नहीं, ये एक अलहदा बात है। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को लेकर भी बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। जियो स्ट्रेटेजिक हालात हो, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी हो, टेररिज्म, बहुत से ऐसे मामला जो हमें वहाँ समरात नहीं मिल सके। क्या सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत, मैक्रो और माइक्रो, इस पर मुस्बत असरात मुरतब कर पाएगी? आशा, यू हैव हिट द बुल्स आई। सबसे जो बुनियादी पॉइंट है कि क्या हमें जो मौके मिल रहे हैं इस वक्त हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि तारीखी तौर पर मसला ये रहा है, दुनिया में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकानमी है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो एक दरिया बह रहा है, हम उससे अलग थलग रहे हैं। दुनिया में जो मौके पैदा हुए हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जो पूरा ग्लोबलाइजेशन का एज आई जिसमें मशरिक के दौर का आगाज़ हुआ और कितने ही मुल्क हैं जिन्होंने अपने करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, अपनी इंडस्ट्री को बनाया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, और हम सोते रह गए। क्या ये भी एक वैसा मौका साबित होगा? हमें दुआ करनी चाहिए कि नहीं होगा। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने लेसन्स ले लिए। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले साहब जो हैं इन्वेस्टमेंट के वजीर, उन्होंने कहा पाकिस्तान घर और फैमिली है। बिल्कुल। तो अमीर भाई से पैसे पकड़ना इमदाद के तौर पर, उससे आसान उधार लेना, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप उसके साथ कारोबारी शिराकतदारी करें। उसमें आपकी अपनी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हम पैसे पकड़ते रहे उसमें हमने अपना बहुत नुकसान किया। और नुकसान ये किया कि हमने पाकिस्तान को एक रेंटियर स्टेट बना दिया कि पैसे लेते रहो, खाते रहो, उधार पकड़ते रहो, वक्त गुजारो, जिसके नतीजे में अशराफिया ने अपनी मईशत को बनाया ही नहीं, टैक्स लेना नहीं सीखे, एक्सपोर्ट करना नहीं सीखे, इंडस्ट्रीज को कंपेटिटिव नहीं बनाया। तो अगर दुनिया में ये तब्दीली आई है, ये हमारे दोस्त अब कह रहे हैं कि अब खुदा का खौफ करो, अब अपने आप को बदलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें भी इस नए दौर में नए दौर के साथ चलना सीखना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि हमारी नई माशी इश्तराक के दौर का आगाज़ है। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, सऊदी अरब मेरी राय में पाकिस्तान का नंबर 1 स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। शायद इससे ज़्यादा कीमती रिलेशनशिप पाकिस्तान का कोई नहीं होगा। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त में एक वक्त में 25 लाख पाकिस्तानी वर्कर वहां काम कर रहे हैं।
आप ज़रा 50 साल का हिसाब लगाइए, करोड़ों पाकिस्तानी सऊदी अरब की वजह से गुर्बत में निकले हैं और सऊदी अरब ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया है Very पाकिस्तान true. को। पाकिस्तानी वर्कर्स को एक प्रेफरेंस देकर उन्होंने एक मौका दिया। तो शायद हमने खुद इतने लोग गुर्बत से नहीं निकाले जितने सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लोग गुर्बत से निकाल दिए। ठीक हो गया। बरह रास्त मदद भी की, वो भी कोई 12-14 बिलियन डॉलर से भी शायद ज्यादा बनती है। अब इस नए दौर में अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो हमें चाहिए पूरा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट बनाएं। करें, जिसकी दोस्तों ने बात की, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो वो साथ में टेक्नोलॉजी लाती है, बेशक। वो साथ में रोजगार लाती है, वो साथ में मार्केट एक्सेस लाती है, वो साथ में मैनेजरियल स्किल्स लाती है। ठीक हो गया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही आगे बढ़ने का तरीका है। इससे हमारा जो गैप्स हैं वो फिल होंगे, हमारी ठीक हो गया। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। दुरुस्त लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी पूरी गवर्नमेंट पर आती है कि वो अपनी गवर्नेंस को भी बदलें और जो जो चीज़ें चाहिए पाकिस्तान को एक बिजनेस फ्रेंडली मुल्क बनने के लिए उस पे वो काम चीज़ें करें। बदलें। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, सऊदी अरब खुद तेज़ी से जो अपना मईशत है उसका तेल पर इन्हिसार कम कर रही है। तामीराती शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, और आज उनके वजीर की जानिब से खुद भी ये कहा गया कि बहुत बड़ी सेक्टर है जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से भी काम किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन मटीरियल फराहम करके। पाकिस्तान किस तरीके से फ़ायदे उठा सकता है इन अपॉर्चुनिटी से? जो तासर मुझे मिला कल स्मोक के ख़ात्मे की कॉन्फ्रेंस थी जिसको मरीम नवाज़ प्रेजाइड कर रही थी, वहाँ पे जो गुफ्तगू आपस में कर रहे थे अफसरान, उसमें ऐसा महसूस होता था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देने के इम्कानात हैं। फिर 5 और ऐसे शोबा जाते हैं जिस पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि होटल इंडस्ट्री में और जो काबिल तजदीद तवानाई है उसके मंसूबे में, और जनूबी पंजाब में जो सोलराइजेशन का है अमल कि वहाँ पे वो सोलराइजेशन करना चाहते हैं। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो बहुत पुरानी पेंडिंग चीज़ पड़ी है विच इज़ आवर रिक्वायरमेंट, उस पर अब वो बिल्कुल खुल के बात करने को तैयार है। रिकोडिक में भी उनका इंटरेस्ट है, किस हद तक रिकोडिक का इंटरेस्ट उनका ये हुकूमत पूरा कर पाएगी मुझे नहीं पता। और रिकोडिक में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी पैदा होती हैं। पंजाब में वो बिल्कुल ज़राअत के अंदर, लाइफ स्टॉक के मामले में, IT के मामले में, सनत के मामले में, टेक्सटाइल मिलों के मामले में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अब इतने सारे शोबाजात पर वो तैयार हैं बात करने को, वो तैयारी करके आए होंगे, पेपर बना के आए हैं, उन पेपरों को एक्सचेंज भी किया गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ये जो एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के वो तमाम दोस्त जो सियासत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस सियासी इस्तेकाम को बरकरार रखें, सियासी इस्तेकाम को बनाएं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स में मैं कहता हूँ अगर 50% भी कामयाब हो जाते हैं तो इतना रोज़गार आएगा कि जो हमारे पे बर्डन है लाखों बेरोज़गारों का, कम से कम हम उस बर्डन से निकल पाएंगे। और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट हैं वो बढ़ रही हैं, सब्ज़ी में, फल में, गंदम में, चावल में। तो उसको भी मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और ये ऑफ़र हमारे लिए काबिल कबूल होनी चाहिए और हमें इस पे इकट्ठे एक कौम के तौर के ऊपर डट जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। हमें चाहिए कारी के लिए मखसूस हालात, वो ट्रस्ट और पॉलिसीज़ का तसलसल और सियासी इस्तेहकाम सामने रखें ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।